अब स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज मीन्ट बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एट पॉइंट। मतलब कि है ना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसकी एक्सिस मतलब एक्सियल पोजीशन। देखो ये डाइपोल है बी ए, ठीक है, और ये इसका सेंटर है ओ, और एक्सियल पोजीशन मान लो ये यहाँ पे एक्सिस पे आ रही है, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो द इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे फाइंड करनी है। ठीक है, आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज टू बी डिटरमाइंड। तो देखो क्या करेंगे कि ये एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। ठीक है, यहाँ पे एल एल की डिस्टेंस ले लेते बराबर ये। अब क्या होगा कि देखो यहाँ से ये ओ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, ये आर मान ली है ना। तो जब यहाँ की डिस्टेंस रहेगी तो यहाँ देखो ये इतनी इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, एल। एल क्यों होगी, ये देखो यहाँ पे भी एल दिया हुआ है ना, तो ये बराबर डिस्टेंस हो गई यहाँ, ये यहाँ से यहाँ की। तो ये क्या हो जाएगी, ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस एल लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ तक आर है ना, और इसके आगे एल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर प्लस एल। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि जो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, तो वो प्लस की वजह से लग रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में क्या होती है, मतलब कि प्लस से दूर जाती है, प्लस से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जा रही है पर लंबी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है ये ए के ज़्यादा पास में है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और वहीं पे अगर माइनस क्यू की बात करें तो ये बी पॉइंट दूर है पी पॉइंट से, तो ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड से खींचेगा इसको इसकी तरफ। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू, है ना, मतलब कि पूरा रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर लगेगी। हम्म। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की वजह से कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू ये इतनी हो गई 4 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो ये क्या के क्यू लिख दें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, है ना। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटा दो, मिस प्रिंट हो गया होगा। हाँ, और क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। या आर माइनस एल क्यों, क्योंकि हम अभी किसकी निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी प्लस क्यू से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, ये देखो ये है आर माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस एल का स्क्वायर। अब वेयर के इज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, ये इसको हटाना नहीं था, ये मैं गलत समझा। देखो ये यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये लगाना पड़ता है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू, अब माइनस की वजह, माइनस क्यू की वजह से निकालना है। ठीक है, तो अब माइनस क्यू का कैसा, ये भी सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यू। अब क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर प्लस एल क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से माइनस से निकालना है, तो यहाँ से माइनस से लेके पॉइंट पी तक, तो ये देखो ये यहाँ से माइनस से लेके पी तक कितनी डिस्टेंस है, ये है आर प्लस एल। तो यहाँ होगा आर की जगह हम आर प्लस एल का होल, आर स्क्वायर की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगी, ये देखो ये हो जाएगी, ये एक मिनट, अरे ये हो जाएगी E इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। ठीक है, तो अब है ना यहाँ पे इनके बस ये रख दो, या हमने ई वन और ई टू की जो वैल्यूज निकाली है ये सब यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ से पुट कर देंगे तो ये सब निकल आएगा, और ये कॉमन लेके ये बाहर हो जाएगा और ये अंदर बच जाएगा। ठीक, ये अब इसके आगे क्या करेंगे हम, इनका इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर एलसीएम करने के बाद ये आगे की प्रोसेस होगी। फिर क्या होगा कि इनको अलग अलग हम
इनका क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इन पे, है ना। और ऐसा ही इस वाले पे भी कर दिया। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। और इसमें क्या किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी क्या होता है, ये अंदर अंदर का ले लो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ का ये स्क्वायर यहाँ बाहर का बाहर लगा दिया वापस। ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ से कट्टम बिट्टा हो जाएगा, ये आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, है ना, एल स्क्वायर ये यहाँ से कट जाएगा, बस ये बचेगा ये 2RL और 2RL। तो ये क्या हो गया, Q इंटू 4RL, है ना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और अपोन में ये बचा पूरा का पूरा। अब क्या करेंगे कि देखो Q इंटू टू, ये इसको हम Q इंटू 2L L लिख सकते हैं, इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे वापस ये आ जाएगा। तो अब है ना, ये Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है डाइपोल का फॉर्मूला। डाइपोल का फॉर्मूला यही होता है ना, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका साइन लगा दिया डाइपोल का, और डॉट में 2R लिख दिया, ठीक है। अब अपोन में ये वैसा का वैसा आ गया। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देयर सिंस Q इंटू 2L इज इक्वल टू डाइपोल, भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, E इज इक्वल टू 2PR, है ना, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो इफ पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल, आई ई आर, मतलब कि देखो ये क्या बता रहा है कि एल आर बड़ा हुआ, मतलब कि ये एक छोटा सा डाइपोल मान लो, देखो ये दो दो चार्जेस है, ठीक है, और इसके एक्सिस पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसके बीच की डिस्टेंस का आधा, मतलब आधा, मतलब ये मान लो ये बीच का मिड पॉइंट। अब यहाँ की एल की जो डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे आर की जो डिस्टेंस है, एल की डिस्टेंस कितनी है, ये इतनी सी है, इतनी सी, और आर की डिस्टेंस कितनी है, इतनी है। तो आर के सामने एल कुछ नहीं लगता, तो इसकी वैल्यू को हम मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देयर फोर ई इज इक्वल टू 2PR, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आर मतलब कि ये 2 और ये 2, तो पावर का अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ये आपस में प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे R⁴ लिख सकते हैं हम, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट 2P/R³, ठीक है। अब ये पहला वाला आर कहाँ गया, ये देखो, ये एक आर, ये एक आर इसमें से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो बस ये आ गई अपनी एक्सप्रेशन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और डेराइव एनी एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टॉर्क के लिए इक्वेशन देनी है और डाइपोल मोमेंट बताना है क्या होता है। तो मोमेंट देखते हैं पहले, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज Q of an electric dipole and then डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सीधी बात है, ये डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस ये है। इसको फॉर्मूले को याद कर लो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही फॉर्मूला है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये डिस्टेंस डायरेक्शन पे, मतलब कि डायरेक्शन पे बेस्ड रहती है, डिपेंड करती है, और हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये निकलती है पॉजिटिव से और खत्म होती है नेगेटिव पर, और ये इसमें उल्टा मामला है कि डाइपोल निकलेगा नेगेटिव से और पहुंचेगा पॉजिटिव तक, डाइपोल में ऐसा होता है, ठीक। तो देखो हम ऐसा एक डाइपोल मान लो आड़ा, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट मान लो, यहाँ पे L और यहाँ पे L, तो L और L मिल के 2L लिख सकते हैं हम पूरी डिस्टेंस को। ये एक तरफ माइनस मान लो और एक तरफ प्लस मान लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्लस अब किधर जाएगा, देखो इनको पहले मिटान दो,
देखो अब समझाता हूँ मैं कि अब है ना, देखो एक मिनट, ये मिटानी। हाँ भाई, इस साइड है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इधर होगा माइनस साइन और इधर होगा प्लस साइन, है ना। तो इधर से निकल रही है, इधर जा रही है। तो ये क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये ना पक्का इधर ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। और अगर ये अट्रैक्ट नहीं भी करता तो ये तो रिपेल कर देगा उसको, क्योंकि ये प्लस प्लस है। तो ये इस पे एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, क्यू F1 इज इक्वल टू क्यू ई लगा। और सेम टू सेम नेगेटिव का भी है कि नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इसके ऊपर भी F2 इज इक्वल टू क्यू ई लगा। ठीक है, अब आगे की ये देखते हैं अब। और ये देखो, इनके बीच में जो ये है परपेंडिकुलर बन रहा है, ये कितनी डिस्टेंस का बन रहा है, ये देखो 2l साइन थीटा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमको दे रखा है तो 2l साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक, और देखो इधर अपना क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा और इधर हो जाएगा कोस थीटा, मानते हो? ये इधर हो जाएगा कोस थीटा, 2l कोस थीटा। या फिर इधर की जगह हम इधर भी मान सकते हैं कि 2l कोस थीटा। तो दो मैग्नीट्यूड निकल जाएंगे, एक इधर कोस थीटा एक इधर साइन थीटा, वैसे ही यहाँ पे इसीलिए 2l साइन थीटा लिख दिया है। ठीक, ये इतना तो अभी डेराइव हो गया है कि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मूव करता है, मतलब कि डायरेक्शन इसकी माइनस से प्लस की तरफ होती है, और फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टॉर्क हो ना डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि टॉर्क मतलब कि फोर्स लगता है उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सेम टू सेम ये कहानी है, इसको मिटा देने दो पहले, एक मिनट। हाँ, इसको मिटा देने दो, मिट जा। हाँ, देखो इन्होंने क्या बोला, ये यूनिफॉर्म फील्ड में ये यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इससे एक एंगल बना रहा है, ये देखो ये थीटा एंगल बना रहा है। ये मतलब सीधा सीधा नहीं है, ये एंगल थीटा पे मतलब ऐसा ऐसा रखा हुआ है ये। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं अंकल, कि फोर्स F1 ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। तो ये F1 इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द चार्ज नेगेटिव। ये देखो प्लस पे, ये बस यही बता रहा है कि प्लस पे ना इधर की साइड फोर्स लग रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं, तो ये खींच लेगा, ये नेगेटिव इसको खींच लेगा ऐसा। तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला भी होता है क्यू ई, फोर्स इज इक्वल टू, तो F1 नाम दे दो इसको, फोर्स को, इस पे लगने वाली फोर्स को, तो F1 इज इक्वल टू क्यू ई। और सेम टू सेम नेगेटिव का भी होगा तो F2 इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो ये है ना माइनस क्यू इधर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक, अब आगे क्या है कि these forces are equal to and opposite, so the resultant force of the on the dipole is zero but their line of action is not same। अब ये क्या बता रहा है कि भाई इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है और इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो देखो ये एक पॉइंट सिंपल मान लो, तो इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है और इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो ये बीच का फोर्स मतलब जीरो हो जाएगा ना, टोटल फोर्स। ये देखो ये इधर लग रहा है और ये सेम टू सेम वैसा ही इधर भी लग रहा है, तो जीरो ही हो जाएगा ना फोर्स। तो फिर आगे क्या बोल रहा है कि बट द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। तो आगे देखते हैं कि देयर फोर दे फॉर्म अ कपल विच टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल, इट ब्रिंग्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है। ठीक, और दिस कपल, द डायरेक्शन टू ब्रिंग दिस कपल इज कॉल्ड रिस्टोरिंग कपल। देखो भाई, जब ये पॉजिटिव इधर मूव करेगा और नेगेटिव, एक मिनट, पॉजिटिव इधर मूव करेगा नेगेटिव इधर मूव करेगा, तो ये आखिरी में रोटेट हो जाएगी, ये ऐसी रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये ऐसी रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला पॉइंट ऐसा रोटेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी में मतलब कि क्या करेंगे, ये बराबर लेवल पे आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, मानते हो? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गई, लाइन सीधी नहीं बनी, बाकी इसके 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 साथ में ही मान लो कि हाँ डाइपोल इसके बराबर हो गया है। तो ये क्या इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गया है ना। तो द मोमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल इज
अब ये जो है ना रिस्टोर होता है, ठीक है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा इस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोलते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स या फिर सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। बाकी इस प्रोसेस में ये जो इधर खिसक रहा है ना, ये टॉर्क टॉर्क लग रहा है इसलिए ये इधर खिसक रहा है। ठीक, तो टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। इसमें क्या बता रहा है भैया कि जो फोर्स है मतलब टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ये देखो पहले तो लाइन बना देते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो इनमें मतलब कि परपेंडिकुलर में क्या होगा कि ये ऐसा, इसमें ऐसा फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसमें ऐसा डायरेक्ट फोर्स लगेगा। ठीक, तो अब ये क्या बता रहा है आगे कि फोर्स फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन, तो ये देखो हमने ये टू साइन थीटा पढ़ा था अपना ने कि क्या पिक्चर है टू साइन थीटा की, कि कोस थीटा इधर चले जाएगा और साइन थीटा ऐसा आ जाएगा अगर ये एक एंगल बन रहा है तो, ठीक है। तो सेम टू सेम देखो, और यहाँ पे पहले थीटा होना चाहिए ऐसी चीज के लिए, तो और नहीं तो ऐसा समझ लो, सीधी सी बात है, पूरे को मिटाने दो, आपको अच्छे समझाता हूँ। हाँ, देखो ये टू एल साइन थीटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे थीटा है ना, तो हमेशा इधर से कौन सा ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कोस थीटा वाला, ठीक है, कोस थीटा वाला, और इधर से निकलेगा साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा वाला इधर से निकलेगा और इधर से भी निकल सकता है क्योंकि ये दोनों सेम ही बात है कि इधर कर लो या फिर इधर कर लो। तो सेम टू सेम, और डिस्टेंस क्या है, टूएल है, तो टूएल साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो वैसे इन्होंने भी लिख दिया है टूएल साइन थीटा। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि ये देखो इन्होंने वजह बताई है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई टू एल, तो ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, वही बात है। अब क्या होगा कि Q डॉट टू एल है ना, Q डॉट टू एल ई साइन थीटा, मतलब वहीं के वहीं इंटरचेंज कर दिया। देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टू एल है ना, ये Q के पास चले जाएगा, तो ये देखो ये काई का फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है। तो ये देखो आराम से बन जाएगा P साइन थीटा हमारे पास। तो ये P का P आ गया और E का E आ गया और साइन थीटा का साइन थीटा आ गया। ये देखो ये वजह बता रहा है कि क्यों करा हमने। ठीक, तो टॉर्क का क्या आखिरी में फॉर्मूला निकल रहा है, P साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला है, सीधी सी बात है। तो अब स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं कि अगर 90 डिग्री पे हुआ टॉर्क, है ना, तो टॉर्क मतलब कि 90 डिग्री थीटा डाइपोल से, जैसे कि एसी इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल, ये देखो एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे और एक ये डाइपोल बना रहा है 90 डिग्री पे, तो सबसे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा क्योंकि सबसे ज्यादा जोर लगेगा ना, उसको फोर्स लगेगा यहाँ तक लाने में। और वैसे ही अगर हमारे पास 0 डिग्री पे हुआ, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये डाइपोल है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा ही नहीं क्योंकि ये है ना, ये पॉइंट ये वाले इससे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये नेगेटिव से अट्रैक्टेड रहेगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज से अट्रैक्ट रहेगा, तो ये दोनों टॉर्क शो नहीं करेंगे 180 डिग्री पे। ठीक है, अगर 180 डिग्री पे रहता है तो, या फिर 0 डिग्री पे भी रहेगा तो भी, ठीक है। अब ये देखो 0 डिग्री पे तो ऐसा रहेगा, है ना, और अगर 180 डिग्री हो गया तो इधर प्लस हो जाएगा, है ना, ठीक है, और इधर माइनस हो जाएगा। पर ये देखो कि अब ना यहाँ इसको मूव करना मुश्किल है क्योंकि इसके ये प्लस के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं मूव कर सकता। अगर ऐसा लगता ना तो ये आसानी से मूव कर लेता, बाकी ऐसे में ना इसको परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी। अगर हल्का सा भी ऐसा थोड़ा टेढ़ा रहता ना तो ये आराम से घूम करके चले जाता। तो इसीलिए 180 डिग्री वाले केस को भी मतलब कि जीरो टॉर्क लगता है। 180 डिग्री जो टॉर्क मतलब कि 180 डिग्री में अगर थीटा रहेगा तो भी टॉर्क जीरो ही लगेगा। ये पढ़ा होगा कि क्यों, क्योंकि ये होता है किसकी मदद किसकी वजह से, ये होता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से। अब अब आप पढ़ चुके होंगे, मैं वो पढ़ाने की जरूरत थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं
ये तो पढ़ लिया था पहले ही, बाकी अब डबल से पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो राइट इट्स एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑफ अ फोर्स पासिंग थ्रू सम इमेजिनरी सरफेस हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है, ये एक सरफेस मान ली, ठीक है, एक सरफेस है जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, और वो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है वो होता है उसका पर्टिकुलर फ्लक्स। बस इतनी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। अगर दो निकल रही है तो फ्लक्स क्या होगा, दो होगा, ठीक। अब दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो ये डिनोट होती है एप्सिलॉन नॉट ई से, ठीक। अब इसको याद रखना। तो इफ surface of area A is placed in the electric field E which is uniform on the surface and perpendicular to it, then electric flux passing through the surface। देखो अगर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर, देखो समझाता हूँ मैं कि एक पर्टिकुलर एरिया लिया ए, ठीक है, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकाल दी हमने, मतलब कि एन नंबर को हम मतलब गिनती नहीं अपने पास कि कितने निकाली है, अपन को पता नहीं, तो हम उसको बोल सकते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ई लाइंस निकली उसमें से। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्लक्स का, कि ई इंटू ए, मतलब कि ये सरफेस एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ई। तो ये फॉर्मूला होता है, देखो मैं इरेज कर देता हूँ पढ़ते बन जाएगा, हाँ, ये होता है इसका फॉर्मूला ई ए। अब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई इज मेकिंग एंगल थीटा विथ द नॉर्मल टू अ सरफेस, ठीक है, तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। देखो अब ये क्या हुआ कि हमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ये परपेंडिकुलर निकलेगी एक पर्टिकुलर एरिया में से। मान लो कि अगर एक ऐसा एरिया रखा हुआ है ना, और ये आ रही है इधर से घूमते फिरते, तो इसका कुछ थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो मान लो कि इसका जो एंगल बन रहा है मतलब, और इसका एंगल कैसे मेजर करेंगे हम, हमेशा ये जो परपेंडिकुलर निकल रहा है ना, मान लो कि ये सरफेस है, देखो ये सरफेस है ना, इसका एक परपेंडिकुलर है नॉर्मल जिसको बोलते हैं हम। तो नॉर्मल से ये कितना डिग्री मुड़ा हुआ है, जैसे 10 डिग्री मुड़ा हुआ है, तो ये इसका थीटा हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक। तो इस अगर बाकी मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो हम कैसे ये करेंगे उसको पता करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, और आखिरी में कोस थीटा लगा देना। कोस थीटा क्यों लगाओगे भैया, क्योंकि अगर यहाँ पर है और हमें हमेशा परपेंडिकुलर से निकालनी है, तो अगर यहाँ पर थीटा है तो इसको बोल सकते हैं कोस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा से रिलेट करके हमको बनाना है, तो बस ये इसीलिए यहाँ पे कोस थीटा लगता है, ठीक है। तो अब ये है ना ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम। तो इसको याद रख लेना कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, या फिर नहीं याद आए ना तो आखिरी में इन सब की एसआई यूनिट निकाल देना पहले, इनकी दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया की, तो इनको मतलब मिक्स कर करके ये सब निकल आएगा, ठीक है। तो अब क्या फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए बता रहा है, अगर थीटा 0 डिग्री पे होगा, थीटा 0 डिग्री पे मतलब कि देखो ये ऐसा, ये अगर 0 डिग्री पे हुआ मतलब कि फिक्स नॉर्मल पे से निकल रही है ये, है ना, तो नॉर्मल पे से निकल रही है, एक मिनट, हाँ, अगर नॉर्मल पे से निकल रही है तो इसकी कोस थीटा मतलब कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमेशा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह 1 आ गया, तो आखिरी में हमारा फ्लक्स क्या निकला, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए निकला, ठीक। यही बता रहे थे इसमें। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और एरिया का निकाल लो। तो इसका हमने निकाला था पहले, तो ये आया था हमारा एल टी, ये देखो ये एम एल ए -1 और टी -3, और एरिया का हमारा क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं हम, एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको कंबाइन करके ये हो जाएगा एम एल 3 ए -1 टी -3,
ठीक है। हाँ, अब आते हैं स्टेट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बतानी है कि क्या पिक्चर है गॉस थ्योरम की, या फिर और में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट एंड प्रूव गॉस लॉ फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही बात है। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट इनसाइड इट। सबसे सीधी बात है, ये पूरा घुमाओ फिरा के मत याद करो, बस इतना याद कर लो कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको इंग्लिश में छाप देना कि फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/epsilon naught एंड टोटल चार्ज, मतलब कि ऐसा लिख देना कि 1/epsilon टाइम्स ऑफ क्यू प्रेजेंट इनसाइड इट। तो सीधी सी बात है, 1/epsilon naught क्या होगा, क्यू बाय 1/epsilon naught इंटू क्यू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ कि प्रूफ कैसे आया इसका। तो लेट द चार्ज क्यू बी सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्यू यहाँ पे प्लेस करो, पहले कर दिया भाई प्लेस। अब क्या बोल रहा है कि विद इन अ क्लोज्ड सरफेस एज शोन इन फिगर। ये देखो, ये एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये 3D में हो गया असल में क्लोज्ड सरफेस। तो अब पॉइंट P सिचुएटेड ऑन द क्लोज्ड सरफेस। पॉइंट P भी सिचुएटेड है यहाँ पे, पॉइंट मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट P दिया हुआ है, तो सिचुएटेड ऑन द क्लोज्ड सरफेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम O। ये देखो, अब ये डिस्टेंस इसके बीच की कितनी हो गई, r डिस्टेंस हो गई, ये P और Q के बीच में, है ना। और ये हो गया। हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी। अब देखो, ये Q की वजह से ये P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे K की वैल्यू क्या लिख दिया अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन जीरो है ना। और हमारे पास चार्ज क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मानने को बोला है हमको, कहाँ है, ये रहा देखो Q। तो Q बाय, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, तो R स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला में स्क्वायर लगता है, तो R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया ds इंक्लोजिंग पॉइंट P। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू एन एरिया ds, मतलब कि इस एरिया से जो पास कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा था। ठीक है, तो वो पॉइंट P पे, तो उसको कैसे ढूंढेंगे भाई, D का फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो, ये यहाँ पे पूरा एरिया है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल दो एक ds। तो यहाँ पे D का फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा। ठीक है, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि E डॉट ds कोस थीटा। ठीक, अगर देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ds के परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ से कुछ एंगल बना रही है थीटा। तो ये देखो यहाँ पे थीटा, तो ये ds की जो है इधर, तो इधर वैल्यू निकल जाएगी कोस में, और इधर निकल जाएगी साइन में। तो हमको कौन सी चाहिए, ये कोस वाली चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कोस थीटा। ठीक, वेयर थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। ये देखो, ये E और ds के बीच में का एंगल है थीटा। आ गया समझ। अब फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस एस। ठीक है, अगर सरफेस एस में से, ये पूरी जो होल सरफेस है, कहाँ है सरफेस एस हमारी, ये रही पूरी सरफेस एस। ठीक है, ये पूरी सरफेस, ये, तो फ्लक्स थ्रू, तो इसका क्या हो जाएगा, डी थीटा, सब में छोटा छोटा पार्ट काट लेंगे, डी थीटा बना लेंगे, वहां से एक एक ds निकाल देंगे, ये सब दूर से ऐसा ds निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्लोज्ड कंटेनर का साइन है, और फिर E ds कोस थीटा। तो हमको किससे मतलब है, हमको ds के कोस थीटा से मतलब है, थीटा से। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे सभी उनका, ये s का, सरफेस का, है ना। अब क्या होगा कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1 इन एन इक्वेशन 2। देखो, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है यहाँ पे, और इक्वेशन 1 ये बनी हुई है अपनी, ये वाली। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू को 2 में पुट करना है। तो देखो, जब इसमें E की वैल्यू पुट करेंगे, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो, यहाँ के यहाँ
ये ई की जगह ये लिख सकते हैं अपन, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये ds कोस थीटा का ds कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे हट गया, ये कैसे हट गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कैसे हट गया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसकी जगह, ये इसकी जगह हमने ये लिख दिया ये, ठीक है, क्योंकि ये रहा पार्शियल, ये छोटे पार्ट के लिए, बाकी ये है टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हियर डी, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स। तो अब फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के ds कोस थीटा। देखो सबसे सीधी बात कि ये क्या है, कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो इनको है ना ये इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, और ये है ds कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, इनको हिरासत में ले लिया अंदर। तो ये क्या होगा, ये हम है ना, देखो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, और ये क्या लिखा है क्यू, और इतने को क्या लिख दिया है ओमेगा, ओमेगा क्यू लिखा है। ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है, ये देखो ये ds कोस थीटा बाय आर स्क्वायर ओमेगा का फॉर्मूला होता है, इसलिए इन्होंने ओमेगा यहाँ पे लिख दिया। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हियर ओमेगा इज इक्वल सॉलिड एंगल है, मतलब यहाँ पे है ना क्या दिया हुआ है, सॉलिड एंगल दिया हुआ है ओमेगा का मतलब। ये क्या बोल रहा है कि बट हियर द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस एज एट ओ इज 4 पाई। अब देखो यहाँ पे 4 पाई कैसे आया है, यहाँ पे 4 पाई मतलब सबसे पहले तो पाई किसको बोलते हैं, हम पाई किसको बोल सकते हैं, 90 डिग्री को बोल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू पाई होती है, ठीक है। हाँ, अब 90 डिग्री की वैल्यू जब पाई होगी तो 360 डिग्री की वैल्यू 4 पाई हो जाएगी, 360 की वैल्यू 4 पाई लिख सकते हैं हम, 90 90 करके। देखो 90 प्लस 90 180, 180 की क्या होती है 2 पाई होती है, ठीक। फिर उसके बाद अगर 360 की करना है तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, तो वैसे ही 2 पाई प्लस 2 पाई इसका हो जाएगा 4 पाई। क्यों होगा 360 डिग्री क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो ये यहाँ से पूरा पूरा एंगल बना रहा है ये 360 का, एक मिनट बताता हूँ मैं। हम्म, देखो यहाँ पे ये सेंटर मान के यहाँ से 360 का पूरा घूम रहा है गोला, इसी वजह से यहाँ पे 4 पाई लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर कि 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई तो 4 पाई से कट जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्यों आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, डेराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से इनवर्स स्क्वायर लॉ कूलम भैया का डेराइव करना है, और स्टेट गॉस लॉ थ्योरम एंड यूजिंग इट डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये देखो दोनों में कितना फर्क है, बाकी आंसर एक ही सेम है। अब देखो भाई सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 4 में चलना पड़ेगा। गॉस थ्योरम क्या होती है, ये होती है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है। और जो क्यू नॉट होगा, ये क्यू होगा, ये इनसाइड का चार्ज होगा हमेशा, ठीक है। अगर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, तो ये फ्लक्स भी अंदर का जीरो हो जाएगा, ये गॉस थ्योरम बोलता है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम हमने देख लिया भाई कि क्या होता है। अब डेरिवेशन ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। सबसे पहले लेट 3 देयर बी अ पॉइंट क्यू एट अ पॉइंट, मतलब कि देखो सबसे पहले सेंटर में क्यू चार्ज रखा, है ना, एंड अनदर चार्ज क्यू एट द पॉइंट पी, है ना, और यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज रखा है। अब देखो तो यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, उस पे क्यू चार्ज है ना, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, ये देखो और डिस्टेंस है आर, सीधी बात है, अब तक सब सही चल रहा है। अब क्या करो, ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फीयर विथ ओ एज अ सेंटर। अब क्या करो, ओ से एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दो, ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया हमने, ये वाली पट्टी स्फीयर की है, ठीक है, ये पूरा ड्रॉ किया हमने। एंड ओपी इज इक्वल टू आर एज रेडियस, ओपी को रेडियस मान लिया जिसकी डिस्टेंस आर है ना। द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर विल बी गॉसियन सरफेस ऑन विच द पॉइंट पी लाइज। अब देखो ये जो सरफेस है,
ये गॉसियन सरफेस बन गई है जहाँ पे पी पॉइंट लाई कर रहा है, गॉसियन सरफेस बन गई है, ठीक है, ये सरफेस। तो अब क्या होगा कि द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। सीधी बात है, ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से देखो एक मतलब कि एक ये नॉर्मल निकालो, गॉसियन सरफेस से क्या होता है भैया, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो ये बाहर की साइड निकलती है हमेशा। ये गॉस थ्योरम बोलता है कि यहाँ से बाहर की तरफ 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, वैसा ही यहाँ पे भी मामला हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये कोई कितना सरफेस एरिया है, ये डीएस है, मतलब कि एक सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है डीएस, ठीक है। तो अगर हमको फाइंड करना है कि नॉर्मल सरफेस हैज द टोटल फ्लक्स, मतलब कि इतने एरिया में से कितना फ्लक्स निकला इतने सरफेस में से, तो क्या करेंगे इसका ये पहले तो अगर पूरे का फाइंड करना है हमको, ये पूरी सरफेस का फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लगाओ, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस। यहाँ पे एस क्यों आया भैया, ई ए एरिया आता है ना। तो एरिया कब लगता है, जब मतलब कि कुछ 2D डायमेंशन वाली चीज हो, पर 3D डायमेंशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पर है, सिर्फ चार्ज सरफेस पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से निकल रही है, इसलिए सरफेस की एरिया निकालेंगे हम। तो सरफेस का एरिया अभी आगे देखेंगे क्या होता है। तो ई एस कोस थीटा, देखो क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ये भी मतलब कि 90 डिग्री पे है यहाँ से, और नॉर्मल जो यहाँ से निकल रहा है इसी सरफेस से वो भी 90 डिग्री पे, तो ये आपस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं ई एज इज इक्वल टू कोस कोस 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स ई एस हो जाएगा, ठीक। तो एज द एंगल बिटवीन ई एंड द सरफेस एरिया ऑफ एस इज 0 डिग्री, सीधी सी बात है, 0 डिग्री बना रहे दोनों आपस में एंगल, बट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एस, अब स्फीयर एस का सरफेस एरिया आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस का फॉर्मूला होता ही है, सरफेस एरिया फॉर्मूला। तो फाइंड करना है तो ई की जगह ई लिख दो, और यहाँ पे एस की जगह क्या लिख दो, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बाय गॉस थ्योरम अब एप्सिलॉन हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम गॉस थ्योरम की मदद से। तो ये देखो इन दोनों, ये दोनों इक्वेशंस को मिक्स कर दो, क्या बना भाई हमारे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई है आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q प्लेस्ड एट पॉइंट p ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब क्या बताना है कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ऑन अ q चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट p ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देख भाई, अब सीधी सी बात है, एक मिनट इसको मिटा देने दो, कि अगर पॉइंट P पर एक Q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, ये फाइंड करना है ना। तो काम आया भैया हमारा, तो F इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला होता है, इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे E की जगह, ये जो E की वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पे चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू, छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो दिस कूलम लो इनवर्स स्क्वायर लो, बस यही तो है कूलम स्क्वायर लो, ये मतलब फॉर्मूला प्रूव करना था हमको कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैसे हुआ, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। अब कहाँ तक पहुंचे हम, तो हम पहुंचे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रूव दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो प्रूव करने को बोल रहा है ये, कि गोस लॉ को प्रूव करके बताओ, सीधी सी बात। तो ये हम अभी पहले थोड़ी देर पहले ही करके आए हैं प्रूव,
दंगा फसाद नहीं पे करके आए हैं। कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो, इसको कैसे हमने प्रूव किया, बड़ी शिद्दत के साथ प्रूव किया हमने इसको कि ये 4 नहीं है, ये 5 है, ये रहा। हाँ, बहुत बड़ी डेरिवेशन लगी पर कोई बात नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर फ्लक्स में घोटाला करके, और फिर हमने ये मामला जमाया सबका सब, और फिर क्या करा, ये 1/4 पाई आया। सब मेन मेन रोल इसका है ना, यहाँ तक ला सकते हो आप, कोई भी ला सकते हो, बाकी मेन रोल इसका है, ठीक है। तो क्या करना है इसको कि 4 पाई लिख देना आपने, तो ये पूरा जब आ जाए तब यहाँ पे 4 पाई लिख देना इसकी जगह, सिंपल। तो इसकी जगह लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास, हैंड्स प्रूव्ड। बस यही करना था, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7। तो use Gauss theorem to find the electric field due to uniformly charged infinite plane sheet with surface charge density ये, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉइस को जरा ये करना, आवाज आती रहती है दिन में भर, में परेशान हो गया। हाँ, यूज गोस थ्योरम के इस्तेमाल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म। हाँ, गोस थ्योरम की मदद से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि बहुत मेन है। इसको आप बिल्कुल याद करके रखना, ये आ भी सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेट अ पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन शीट, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट साइज एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज दिस। सबसे पहले क्या लिया, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट ली, उसका एक पार्ट लिया, ये देखो इसको हमने इमेजिन किया है, जिसमें कि सारा प्लस चार्ज है, ठीक। अब आगे क्या है कि इसमें जो डेंसिटी है ये इतनी है, सिग्मा। सिग्मा और सिग्मा क्या होता है, इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया होता है सिग्मा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही होता है सिग्मा का। तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड एट डिस्टेंस आर नियर द शीट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे निकालेंगे, मतलब कि डिटरमाइन एट डिस्टेंस आर नियर द शीट, ठीक है। तो यहाँ ही कहीं पे हम आर डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं पे हम क्यों ना ये निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, उस हिसाब से हमको मालूम पड़ जाएगा थोड़ा बहुत। तो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर, है ना, ऑफ लेंथ 2r एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a कटिंग through the sheet. The electric field at all point near the uniform charge infinite plane sheet is same in the magnitude and in the direction perpendicular the sheet. सीधी सी बात है, एक इन्होंने इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट ली, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला आया है ये वाली फोटो यार, इसलिए जरा एडजस्ट कर लेना, है ना। इन्होंने क्या किया कि ये जो प्लेन शीट है ना, इसमें एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, और इसकी लेंथ ले ली, इन्होंने क्या करी, लेंथ ले ली 2r, और r का मतलब इनका मिड पॉइंट कहाँ रहा है, एकदम जहाँ से हमारी ये पॉजिटिव प्लेट इनको कट कर रही है, ठीक है। तो ये आर पार निकल गया इसके। अब क्या बता रहे हैं ये कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये प्लस है, तो प्लस से अब एसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, सबसे एसी निकलेगी, फिर इधर की साइड उधर की साइड भी एसी निकलेगी, सेम टू सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, सेम टू सेम निकलेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो सरफेस है उसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ लो, पैरेलल हो जाएगी पहले टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हर तरफ से हो जाएगी, यहाँ से भी पैरेलल अंदर की साइड से, है ना, ये नीचे से भी अंदर की साइड से पैरेलल हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन सरफेसेस ऑफ सिलेंडर। और क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ पे प्लेन सरफेस एरिया है इसका, तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से तो परपेंडिकुलर निकल जाएगी, ठीक। ये मौसम और ये दस्तूर ऐसा ही होता है कि यहाँ से बीच में से परपेंडिकुलर निकल गई और ये पूरे में से पैरेलल निकल गई। तो हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस एरिया इज जीरो मान सकते हैं हम। क्यों जीरो मानेंगे, क्योंकि भाई जब ये एंगल जीरो बना रही है किसके साथ, देखो ये कर्व सरफेस एरिया भी इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो एरिया वेक्टर है वो इधर जा रहा है, सीधी बात है ना। और जो सरफेस है वो भी इधर जा रही है, तो एरिया वेक्टर और सरफेस जब 0 डिग्री पे होंगे
तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपका जीरो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। और एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच प्लेन सरफेस एरिया इज, अब देखो कितने में से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, इतने में से पास करेगा, ये दोनों में से, बस इनका एरिया निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक पर्टिकुलर डीएस के लिए क्या होगा, ये होगा ई ए, ठीक है। ये डीएस मतलब छोटे छोटे पार्ट है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर का एरिया आ जाएगा। ये डीएस इसको एक छोटे से पार्ट को बोला, और अगर टोटल डीएस जोड़ोगे ना तो टोटल डीएस ए के बराबर है, मतलब एरिया, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, तो इंटायर मतलब कि इंटायर गॉसियन सरफेस में सिर्फ कहाँ से पास हो रही है, एक इधर की साइड से पास हो रही है और एक इधर से की साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब फिर फ्लक्स बना रहा है। तो कितनी हो गई, ये हो गई 2 EA, ठीक है, EA प्लस EA, एक EA इधर का और एक EA इधर का। तो सिंस द एरिया ऑफ शीट enclosed within the cylinder is A, due to which the charge enclosed within the Gaussian surface is sigma A। अब ये सिग्मा A कैसे आया, हेंस बाय गॉसियन थ्योरम। ये देखो ये क्या बता रहा है कि अगर ए सरफेस है मतलब एरिया ए है ना, तो क्या होगा हमारे पास, ये इसका सिग्मा का फॉर्मूला भी होता है, ए इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। एरिया यहाँ पे हमको ए दे रखा है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ए सिग्मा इंटू ए, क्योंकि ये ए उठ के जो है वो ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए बन गया। तो हेंस बाय गोस थ्योरम की मदद से क्या होगा कि 2EA इज इक्वल टू, सबसे पहली बात हमको अगर टोटल गॉसियन सरफेस का ये निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का गॉसियन का लो क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है, ठीक है। और यहाँ पर Q की जगह हमने ये क्यों लगाया सिग्मा ए, ये देखो इसकी वजह से लगाया, क्योंकि फॉर्मूले को अगर हम तितिर बितिर कर देंगे तो हमको वैल्यू यही आएगी सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पर E इज इक्वल टू निकल गया हमारे से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर नीचे चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा, और क्या चाहिए। अब when surface charge density sigma is positive, then E is directed away from the plane sheet, and then sigma is negative। ये क्या बता रहे हैं कि जब सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज पॉजिटिव रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगा प्लेन शीट, जो चार्ज है चार्ज उस पर पॉजिटिव रहेगा, तो E क्या करेगी, डायरेक्टेड अवे, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, ठीक है। और जब सिग्मा नेगेटिव होगा देन इलेक्ट्रिक, बस वही बात है यार कि मतलब कि ये हमेशा अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, अगर नेगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचेगी, बस, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अभी करवा देते हैं हम, कितने हैं, थोड़े से ही हैं, करवा दे, करवा ही देते हैं, हाँ करवा देते तो अलग से पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा इसका, ठीक। एक मिनट, गर्मी बहुत हो रही है भाई, हाँ फटाफट इसको फटाफट करेंगे एकदम फुल स्पीड में 120 की स्पीड में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि चार्ज 10 टू द पावर -8 कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ होलो मेटेलिक स्फीयर, याद रखना है ना, और रेडियस है 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किस पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सबसे पहले सरफेस ऑफ स्फीयर पर फाइंड करनी है, ठीक है। यार ये कुछ ज्यादा ही धुंधला है पर बस ये एक ही पेज है, फिर अगला वाला अच्छा है। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो सरफेस ऑफ स्फीयर पे क्या होगा, सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो ये होता है भाई सरफेस, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे Q क्या होगा हमारा, Q दिया हुआ है 10 टू द पावर -8, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, तो वही की वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, ठीक है, जिससे कि हमको फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, ये 9.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये तो बहुत इजी था, इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर।
क्योंकि सिर्फ सरफेस पे ही तो रहता है यार। सबको पता है कि चार्ज सरफेस पर रहता है, जब होलो होलो स्फीयर हो या कुछ भी होलो शेप हो, तो उस पर सरफेस पर ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा, तो सारा का सारा यहीं पे निकल गया वो, है ना। देखो, और हाँ ये इस पे ये के की वैल्यू 9.9 इंटू 10⁻⁹ ये तो सबको पता है। अब सेकेंड वाले में क्या बता रहा है भैया कि एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से 5 सेंटीमीटर दूर। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि भैया बोलना क्या चाह रहे हैं कि 0.1 मीटर की रेडियस है, 0.1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो गई। 0.1 सेंटीमीटर को, वो 0.1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 0.1 मीटर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये क्या पूछ रहा है कि द पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ से 5 मतलब कि यहाँ से आधी डिस्टेंस रेडियस की, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे होगी 0। अब 0 क्यों होगी भैया, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यू प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि क्यू तो यहाँ सब सरफेस पर प्रेजेंट है, चार्ज अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी भाई। तो बस वही मामला है कि यहाँ पर फील्ड कैसे आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी मन से। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट इनसाइड द चार्ज जो होलो स्फीयर इज 0, वो तो कुछ भी हो, अगर अंदर कहीं पे भी पॉइंट ले लो आप, चार्ज 0 ही मिलेगा होलो स्फीयर का, ठीक। अब क्या दिया है कि द पॉइंट एट डिस्टेंस 0.50 मीटर फ्रॉम द 5 from the center of the sphere which will lies outside the sphere, therefore electric field intensity। अब घबराने की जरूरत बिल्कुल ना ही है, सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा, जहाँ पे r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, r दिया हुआ है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो k की वैल्यू पहले पुट कर दी 9.0 इंटू 10⁻⁹, और हमें चार्ज भी दिया हुआ है कि 10⁻⁻8। अब 0.5 कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास तो ये गिवन रेडियस 5 है, 0.5 है, तो यहाँ पे याद है कि आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, 0.25 हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी 3.6 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ठीक। पहला हो गया। अब दूसरा, an infinite linear charge produces an infinitely intensity of electric field। देखो लीनियर चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, 9 इंटू 10⁻⁴, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, तो चार्ज डेंसिटी निकालनी है, बहुत ही सिंपल। तो गिवन क्या क्या है, ये देखो ये दिया हुआ है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ई की वैल्यू ये दे रखी है, हमको लीनियर लेमडा निकालना है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले देखो ये इसका फॉर्मूला लगाया, तो ये कहाँ से आया, ये हमने कैसे लगा दिया, ऐसे कैसे हम लगा सकते हैं इसको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, E इज इक्वल टू लेमडा, है ना, लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये प्रूव होता है गॉस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो इसका प्रूफ भले ही मत याद रखना, गॉस थ्योरम के थ्रू प्रूफ होता है, ये होता है, बस इसको इतना याद रख लेना कि E इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बस E इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इधर उधर घसका के, फिर अलग से वैल्यूज पुट कर दी, फिर लेमडा की वैल्यू आ गई 10⁻⁷। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें क्या बता रहा है कि हमारे पास एक चार्ज ये वाला है पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव है, और इनके ए चार्ज के लिए ये है कोऑर्डिनेट और बी वाले के लिए ये है कोऑर्डिनेट्स। तो हमको सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है कि टोटल चार्ज फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो ठीक है, हमारे पास ये चार चीजें दी हुई है, तो अगर हमको लेंथ फाइंड करनी है दोनों के बीच में, एवरेज लेंथ, ठीक है, तो इसको 2L मान लेते हैं। क्योंकि 2L क्यों, क्योंकि ये देखो आगे ये 2L लगता है ना यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के लिए, तो 2L डायरेक्ट हम मान लेते हैं 2L।
इसमें क्या होता है कि ये 0 है ना, ये क्या होता है, ये x का कोऑर्डिनेट होता है। ये पहले फाइनल का x कोऑर्डिनेट लिखाएगा यहाँ पे, और फिर इनिशियल का x कोऑर्डिनेट लिखाएगा। ऐसे ही इसमें होगा, फिर मतलब आपस में दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर होगा पहले इनिशियल में इसका, पहले फाइनल वाले का वैल्यू लिखेंगे y कोऑर्डिनेट की, और फिर लिखेंगे इनिशियल वाले की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, आपस में माइनस कर देंगे इनको। ऐसा ही इसका भी हुआ। तो देखो पहले +15 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस साइन के साथ। अब यहाँ पे माइनस आना था, तो यहाँ पे देखो ये, एक मिनट, ये -15 है ना, ये -15 यहाँ पे गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन था और -15 ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में था। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस का ये लगा दिया हमने 15। तो यहाँ से देखो घूम फिर के 0.3 की वैल्यू आई मीटर की। अब टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज मतलब कि टोटल मतलब ए को भी मिला और बी को भी मिला, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो जो टोटल चार्ज निकलेगा वो 0 हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ऑफ अ सिस्टम, तो देखो Q इंटू 2L इसका फॉर्मूला है, 2L की वैल्यू हमारे पास है, क्या है 0.3, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, और इसकी कोई इसकी चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो बस ये आ गया हमारा आंसर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब पॉइंट चार्ज Q कूलाम, एक पॉइंट चार्ज है Q कूलाम, है ना, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द क्यूब में प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ क्यूब में, और हर साइड इसकी है क्यूब की 1 मीटर साइड है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक फेज से। सबसे सीधी बात है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो गॉस थ्योरम मान लो, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज होगा, तो ये होती है गॉस थ्योरम। अब क्या करें इसमें, फेज, सिंगल फेज में कितनी निकलेगी, अगर टोटल देखो, एक पहले तो ड्रॉ कर दिया मैंने क्यूब, कैसा भी है पर मान लो क्यूब है, एडजस्ट कर लो। इसके बीच में प्रेजेंट है चार्ज, है ना, तो इसको बताना है कि एक फेज में से, मतलब कि एक सिंगल सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो देखो टोटल हमारे पास 6 फेजेस में से कितना निकल रहा है, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। तो अगर 6 में से अगर एक फेज का पता करना है, तो हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 6 से। तो बस वही करना है कि Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म हो गया, यही निकालना था हमें। 6 फेजेज है, अगर किसी की 8 फेजेज होती और सिंगल फेज में से निकालने को बोलते तो यहाँ पे 8 लिख देते कि Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस ये खत्म, खल्लास, गुड बाय, टाटा, सो जाओ। अब अगली बार करेंगे ये वाला सेकंड चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद।